हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए विषय 1 यानी चैप्टर नंबर 1 इतिहास के विषय 1 यानी चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ जानेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समय की शुरुआत से। यानी समय की शुरुआत से हम इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे। देखिए, समय की शुरुआत से इस बात की चर्चा होती है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी जन्म हुआ, आगमन हुआ, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। यानी आज से 56 लाख साल पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का जन्म हुआ जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले। अब वो जो मानव थे वो मानव तो थे, लेकिन वो आदि मानव कहलाते थे, यानी प्राचीन मानव है। तो उनके कई रूप बदले और वो सब जो रूप था ना, वो रूप कालांतर में जैसे समय बदलता गया वो लुप्त होते चले गए। और आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, अर्थात हम इसे यह भी बोल सकते हैं कि आधुनिक मानव है जिसे आज हम देखते हैं, ये लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए। ठीक है। यानी आदि मानव की अगर हम बात करें, प्राणियों का प्रादुर्भाव यदि धरती पर हुआ जिसको हम मानव बोल सकते हैं, उसका कब हुआ, कितना साल पहले हुआ प्रादुर्भाव, कितना साल पहले आगमन हुआ, तो 56 लाख साल पहले हुआ। और जो आधुनिक मानव है, यानी होमोसेपियंस की प्रजाति हम बोल सकते हैं, तो जो आधुनिक मानव है, यह मानव 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए, आपस में भी लड़ते थे, या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकाल कर, मरे प्राणी है उसके शरीर में से मांस निकाल ली, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोर करके अपना पेट भरते थे। यानी आज से 8,000 ईसा पूर्व तक जो मानव था, आज से 8,000 साल पहले तक की अगर हम बात करें, 8,000 पहले के इतिहास को अगर देखें, तो उस समय 8,000 साल ईसा पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व का मतलब यानी अभी मान लीजिए कि 2020 चल रहा है, तो इस तरीके से आप कुल मिलाकर कहें लगभग 10,000 साल पहले। तो 10,000 साल पहले जो है ये मानव जो था, ये इतिहास के लंबे अरसे तक 1,60,000 साल पहले आधुनिक मानव पैदा हुए। और इनका जीवन देखिए किस तरीके का रहा। ये मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए, अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर, जानवरों का जो प्राणी मर गए, मान लीजिए उसका मांस निकाल लिए, उसको खाए, जानवरों को मारे, शिकार किया उसका, पेड़ पौधे से कंदमूल फल प्राप्त हुए, बीज हुए, ये सब बटोर करके वो अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया। धीरे धीरे वह पत्थर, जैसे जैसे उनकी आवश्यकता है, उनको दिमाग में आया होगा कि अब हमें जानवर का शिकार करना है, तो जानवर का शिकार हम करते हैं तो हमें व्यक्तिगत लड़ना पड़ता है, नाखून बड़े बड़े होते थे उनके औजार। तो वो क्या किए कि वो धीरे धीरे उन्हें लगा कि कुछ ऐसा औजार हो जिसे चीरने फाड़ने में आसानी हो, तो उन्होंने पत्थरों का औजार बनाया। खेती की भी शुरुआत हो गई थी बाद में, तो उसके लिए भी जो है वो जो औजार प्रयोग किए जाते थे बीज वगैरह बोने के लिए,
तो उसके लिए भी पत्थरों के औजार का ही प्रयोग किया गया। तो यानी आपने क्या देखा कि धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों के औजार भी बनाए और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपनाए। धीरे जैसे समय बदलता गया वैसे उनके तरीके भी में भी बदलाव होते गए। पर शिकार करना और संग्रह करना यानी जो जो भंडारण की बात थी, शिकार करना और संग्रह करना यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशना, बटोरना, ये तरीका भी साथ साथ चलता रहा। शिकार करने का भी प्रोसेस चलता रहा, संग्रह करने की भी प्रक्रिया, जैसे भोजन का संग्रह करना, मान लीजिए कहीं से कंदमूल फल का इकट्ठा करना है, फल को इकट्ठा करना है, बीज इकट्ठे करने हैं, ये सब काम भी चलते रहे। आज देखिए आप इसको आदिवासी समाज को ले लीजिए, जनजातीय समाज को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे समाज अभी भारत में हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी वो शिकार करके और संग्रह करके अपना जीवन चलाती हैं। जैसे शहद का संग्रह करती हैं उसके अलावा बहुत सारे जड़ी बूटियों का संग्रह करती हैं, बहुत सारे फल, बहुत सारे बीज उसका संग्रह करते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं। ये सब उनके जीवन में आज भी चल रहा है। भले ही हम लोगों का जीवन मान लीजिए आधुनिक जीवन है और हम अस्थायी जीवन यापन करते हैं, लेकिन उन लोगों के जीवन में आज भी यह सब चल रहा है। अस्थायी जीवन है लेकिन ये शिकार करना, संग्रह करना उनका आज भी चल रहा है। आज भी दुनिया के बहुत सारे भाग में स्पष्ट कह दिया, शिकारी संग्राहक हैं इस तरीके के, जिसको हम हंटर गैदरर सोसाइटीज़ भी बोलते हैं, जो शिकार और संग्रह से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए बात यह आती है, हम इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल जो उनका जीने का है, जो शिकारी संग्राहक लोग जो जीवन शैली है उनका जो जीते हैं, उनका अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ तो जानकारी मिलेगी कुछ तो जानकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर भी हम एक बात करते हैं। देखिए आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी जो मिलती है ना, वो मानव के जीवाश्मों जो फॉसिल्स हैं, पत्थर के जो औजार हैं, गुफाओं में जो चित्रकारी वगैरह जो किए गए हैं, उस सब की खोज से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है, सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है, अपनी अपनी हिस्ट्री। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। तो शुरू में तो उन लोगों ने बहुत सारे विद्वान ने मानना इनकार कर दिया कि भाई ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। उनको पूर्ण बिलीव नहीं हो रहा था कि आदि मानव ये पत्थर के औजार बनाए, रंग रोगन किया होगा, ये सब की योग्यता उनके अंदर होगी, ऐसा नहीं हो सकता। उनको शक था, मान नहीं पा रहे थे वो। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। बाद में जब इस पर रिसर्च हुई, खोजें हुई, मंथन हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, तब जाकर के ये बात स्पष्ट हो पाई। उनको स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, ये आदि मानव के यानी प्रारंभिक जो मानव थे, जो आदि मानव थे, उनके ही अवशेष हैं, उनसे ही जुड़े हुए ऐतिहासिक अवशेष हैं, पुरातात्विक अवशेष, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो मानव का जो विकास है वो कर्मिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है, अब नहीं है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। उनकी कुछ विशेषताएं हैं, शारीरिक लक्षण हैं, जिसके आधार पर उनको भिन्न भिन्न प्रजाति में बांटा गया है।
जीवाश्मों की तिथि, अब देखिए ये बात एक बात आती है। अब जीवाश्मों की तिथि का भी निर्धारण जो है प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण, जिसको हम लोग अभी कार्बन 14 पद्धति बोलते हैं, C14, उस विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है। C14 जो कार्बन 14 जो है 14 एक रासायनिक विश्लेषण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर हम किसी भी जीवाश्म के कालखंड यानी समय के बारे में, कितना पुराना है या कितने वर्ष का है, इस सब के बारे में हम पता कर लेते हैं, जान पाते हैं। और एक बात आती है, ध्यान करके एक बात आती है कि जिनमें से वो दबे हुए पाए जाते हैं, इसमें पता चलता है जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है ना, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। अगर जीवाश्म का काल निर्धारण हो जाता है, पता चल जाता है ये कब का है, कितने समय पुराना है, तो स्पष्ट है। जब टाइम पता चल जाता है तो फिर उसका जो मानव का विकास है या फिर जो भी चीज़ है, उस विकास के क्रम का निर्धारण करना तो कठिन नहीं, आसान हो जाता है। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी चीज़ें खोजी गई थी, आज से 200 साल पहले, जो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियाँ जैसी अन्य चीज़ें वास्तव मनुष्य के आदिकालीन रूपों में संबंध रखती थी। मानते नहीं चाहते थे विद्वान लोग। खुदाई वगैरह में जो जीवाश्म मिले, पत्थर के औजार मिले, चित्रकारियाँ वगैरह मिली, ऐसे चीज़ों को देख करके उन्हें आदिकालीन मानव के बारे में उनके रूपों से संबंधित रखती थी, ऐसा उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था। विद्वानों को आमतौर पर जो है विद्वानों की हिचकिचाहट भी थी, पर बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी। यानी विद्वानों की जो हिचकिचाहट थी आमतौर पर बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट यानी बाइबल के बारे में बात हो रही है। बाइबल यानी जो कि ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ है, ईसाई धर्मावलंबियों का धर्म ग्रंथ है, जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन लोग, उनके धर्म ग्रंथ है बाइबल। तो ये बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त धारणा पर आधारित थी हिचकिचाहट। धारणा क्या थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते हुए अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया है। देखिए ना, बहुत सारे धर्म ग्रंथ को अगर आप देखेंगे, उनके थीम को समझने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ बात स्पष्ट हो जाती है कि सृष्टि की रचना जो किया गया है, उस सृष्टि की रचना पर जितने सारे जीव हैं, सृष्टि की रचना करते हुए जो अन्य प्राणियों की जो रचना की गई, साथ ही मानव की भी जो रचना की गई, ये सब किसने किया? तो परमेश्वर ने किया, यानी ईश्वर ने किया है। तो उन्हें इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था कि ये जो है जीवाश्म, पत्थर के औजार, चित्रकारी आदि मानव के होंगे, ऐसा मान नहीं रहे थे। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। हम एक उदाहरण बताते हैं आपको कि अगस्त 1856 में, एक मिनट, तो हम एक उदाहरण की बात करते हैं जो कि विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण है, उसको देखते हैं। अगस्त 1856 में जब ये मजदूर काम कर रहे थे जर्मनी के डसेल्डोर्फ नगर के पास में, तो नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे। जर्मनी के डसेल्डोर्फ नगर के पास में नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कुछ मजदूर कर रहे थे। खुदाई करते वक्त उन्हें एक खोपड़ी
और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले। यानी खोपड़ी मिला और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले। अस्थि पंजर यानी कि ये जो कि कंकाल वगैरह है उसके कुछ टुकड़े मिले। ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक, जो कि वहाँ के लोकल जो स्कूल के शिक्षक थे, उनका नाम था कार्ल फुलरॉट। तो कार्ल फुलरॉट ने को सौंप दिया गया। अब इन चीज़ों को स्थानीय शिक्षक जो थे स्कूल के, उनको सौंप दी गई। और ये शिक्षक एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे, नेचुरल हिस्टोरियंस थे। तो जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया। तो जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी, यानी कार्ल फुलरॉट ने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया, प्लास्टर करके, और उसे बॉर्न विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर, जिनका नाम था हरमन साफ हुसैन, तो ये हरमन साफ हुसैन को भेज दिया, यानी उनके पास भेज दिया। और ये बॉर्न विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर थे। कौन? हरमन साफ हुसैन। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया, एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय, अब जब ऐसी बात सुनेंगे जहाँ पे यह विश्वास यह चल रहा था, लोग बिलीव करने को तैयार नहीं थे, जो ये आदि मानव होते थे उससे पहले ये मानव थे ऐसा, और मानव शिकारी, मानव का जो जीवन यापन होता था वो शिकार करके चलता था, वो भोजन संग्राहक थे, गुफाओं में रहते थे, इन सभी बातों पर उनको बिलीव नहीं था। तो उस समय तो विद्वान स्पष्ट है वो चौंक गए होंगे। तो उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया। वो जो बॉर्न विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, शरीर रचना विज्ञान के जो प्रोफेसर थे हरमन साफ हुसैन, तो उनके दावे को स्वीकार नहीं किया गया और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। अब मनुष्य के कार्मिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी। फिर 1859 में मानव के कार्मिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना, एक युग का अंत होने वाला, इस तरीके की घटना 24 नवंबर 1859 को घटी, जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक, जो कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक थी ऑन द स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की यह पुस्तक में इस बात को प्रकाशित किया गया। और उस पुस्तक के प्रथम संस्करण में ही लगभग सभी 1250 यानी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। मतलब पुस्तक जो प्रकाशित हुई उसके प्रथम जो पहले जो संस्करण थी, फर्स्ट एडिशन की जितनी सारी बुक थी वो 1250 प्रतियां थी, वो सारे बिक गए। जिस दिन प्रकाशन हुई उसी दिन बिक गए। अब डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही कार्मिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। मानव
यानी बहुत समय पहले ही जानवरों से ही कर्मिक रूप से विकसित होकर क्रमशः यानी कर्मिक विकास के फलस्वरूप वो वर्तमान रूप में आया है। अब देखिए हम कुछ मूल बिंदु को जानते हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है। जीवाश्म। जीवाश्म शब्द, जीवाश्म को हम अंग्रेजी में फॉसिल बोलते हैं, फॉसिल। यह शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समाते जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। बात समझ गए? यानी जीवाश्म क्या? तो जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त करते हैं। जीवाश्म शब्द का प्रयोग उन शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं, फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। यह जीवाश्म है। जीवाश्म पौधे, जानवर, मानव के ही अवशेष होते हैं। प्रजाति की बात करते हैं। प्रजाति शब्द क्या है? तो देखिए, प्रजाति को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पीसीज। यह जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। जो संतान उत्पन्न करने में समर्थ हैं, जिनमें प्रजनन करने की क्षमता है, जिसमें कि नर और मादा मिलकर संतान की उत्पत्ति करते हैं, और एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। एक बात यहाँ पर बिल्कुल है कि एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति सदस्यों से संभोग करके बच्चे नहीं पैदा कर सकते, यानी जिस प्रजाति के वे हैं उसी प्रजाति से संभोग करके उसी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। उसे ही हम वैसे ही जीवों के इस समूह को, ऐसे जीवों के समूह को ही हम समूह को जिसमें कि नर और मादा मिलकर के बच्चे पैदा करते हैं, तो उसे हम प्रजाति कहते हैं। तो अब हम एक बात पर भी ध्यान देंगे कि जीवाश्म को हम प्राप्त कैसे करते हैं। देखिए, जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है, बड़ी कठिन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पाई गई चीज़ों की सही जगह जानना कि वह जगह कहाँ मिली है, वो चीज़ उनके काल निर्धारण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, एक चित्र है जिसको अब दिखाया जाता है। इस चित्र में देखिए क्या हो रहा है। इस चित्र में उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए प्रयोग किया गया है। पुरातत्वविद के बाईं ओर इनके जो वर्गाकार चौखटा आपको दिखाई देता है, ये चौखट देख रहे हैं, ये चौखट है, यही चौखट है। ये चौखट जो आपको दिखाई दे रहा है वर्गाकार चौखट है। ये चौखट एक ऐसी जाली मतलब ग्रिड है जो कि 10 सेंटीमीटर के वर्गों में बटी है और इसे मिली वस्तु के स्थान पर रखने से उस वस्तु की क्षैतिज स्थिति का भी पता चलता है। और दाहिनी ओर से जो एक त्रिभुजाकार आप देख रहे होंगे, उनके दाएं तरफ एक त्रिभुजाकार उपकरण है जो वस्तु की ऊर्ध्वाधर स्थिति को दर्शाने के लिए काम में लाया जाता है। आप एक और चित्र में देख रहे हैं जो जीवाश्म मिले हैं, उस जीवाश्म के टुकड़ों को उसे चारों ओर से घेरे पत्थर, जो पत्थरों में ही पाए गए वो अब विशेष जीवाश्म वगैरह होते हैं,
तो चारों ओर से घेरे जो पत्थर है, चूना पत्थर, ये चूना पत्थर, ये पत्थर वो पत्थर नहीं समझिए, चूना पत्थर है। से उसको कैसे अलग किया गया है आप देख सकते हैं कि इस कार्य में कितने कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। काफ़ी धैर्य के साथ, पूरी स्किल के साथ जीवाश्म के अवशेष प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, जैसे ही एक बात आई कि बहुत सारे अंधविश्वास भी थे, तो देखिए बात आती है कि अधिकांश, अब धर्म की बात करें तो अधिकांश धर्मों का क्या थीम रहा है मानव को लेकर, तो अधिकांश धर्मों में मानव प्राणियों के बारे में अनेक कहानियाँ कही गई है, पर अक्सर वे वैज्ञानिक जो खोज करते हैं ना उससे मेल नहीं खाते। तो आपको एक कार्य करना है कि ऐसी कुछ धार्मिक कथाओं के बारे में आपको पता लगाना है और उनकी तुलना, जो आप इस अध्याय में भी पढ़े हैं, जो मैंने आपको बताया है, उसमें चर्चित मानव के जो कर्मिक विकास के इतिहास, जो चर्चित मानव हैं उसके जो कर्मिक विकास है उसके इतिहास से उसको कीजिए। और आप यह भी बताइए कि उनके बीच क्या समानता और क्या अंतर देखते हैं। देखिए, एक आप जीवाश्म है, यहाँ पर जीवाश्म देखिए किस तरीके का जीवाश्म है, और ये जीवाश्म आप देख रहे हैं, ये जीवाश्म निएंडरथल मानव की खोपड़ी की है। कुछ लोगों ने इसे खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार नहीं किया है और यह बताया कि यह खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़बुद्धि प्राणी की है, ऐसा मानव बना जीवाश्म में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जब तक इतना पढ़िए, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे।